Hi everyone. First of all, a very big congratulations to each and every one of you. I am really very proud of you कि आप सभी की मेहनत ने आप सभी की यूनिटी ने जो एग्ज़ाम पहले 2 शिफ्ट में होने वाला था 7 और 8 दिसंबर को, उसको आप सब ने एक शिफ्ट में करा दिया। नाउ आई होप कि आप सबको पता होगा कि आपके यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम जो है वो एक शिफ्ट में होगा 22 दिसंबर को। बहुत बड़ी लड़ाई आपने लड़ी भी है और उसको जीता भी है, बट ये एंड नहीं है, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। क्योंकि जो चीज़ आपने जीता है, जो चीज़ आपको मिला है, जो हक आपने बेसिकली छीना है, फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम देने का हक जो आपने लिया है, उसको आप किसी भी हालत में ज़ाया मत होने देना। ये पूरी लड़ाई आप जीतोगे या हारोगे, ये डिपेंड करेगा इस पे कि आने वाले 35 दिनों में आप क्या करते हो। आई नो कि पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिन तो हम देख ही रहे थे, इनफैक्ट दिन क्या, दिन और रात हम देख रहे थे। बट इन रियलिटी में बात करूं तो आई थिंक कि पिछले 18-20 दिनों से किसी की भी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई होगी। जो मेंटल ट्रॉमा था, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर था एग्ज़ाम के डेट को लेके, कभी आप मेंस पढ़ने बैठ रहे हो तो प्री का डेट आ जा रहा है, कभी प्री पढ़ रहे हो तो प्री पोस्टपोन हो जा रहा है। सो ये जो टू एंड फ्रो हुआ है, ये जो हौच पौच हुआ, उस बीच पिछले 20-25 दिनों में किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बट आई अश्योर यू कि जो 35 दिन आपके हाथ में है वो मोर देन सफिशिएंट है यूपीपीसीएस प्री को निकालने के लिए। बहुत आराम से एंड बहुत प्यार से आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हो, बशर्ते अब यहाँ आज से 1 सेकंड भी आपको कहीं और वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि देखो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप सभी ने इस लड़ाई को लड़ा है, इस मूवमेंट को जिया है, उसको किसी भी हालत में फेल मत होने देना। मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं कल लाऊंगा, बट टाइम इतना ज़्यादा क्रूशियल है आप सबके लिए, टाइम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप 1 सेकंड भी अब वेस्ट नहीं कर सकते हो। नाउ देखो, आपके हाथ में 35 दिन है, ठीक है। और इनफैक्ट आई वुड से कि इन 35 दिनों को आप दिन के टर्म्स में मत लो। आप ये मत सोचो कि आपके हाथ में 1 महीना है। इन 35 दिनों को आप और ज़्यादा माइक्रो ब्रेक डाउन करके इनको घंटे के टर्म्स में सोचो। 35 दिन में मान लो कि आप हर दिन 12 घंटा पढ़ रहे हो, ऑन एवरेज आप 12 से 13 घंटा पढ़ सकते हो। बट हियर आई वुड से कि आप घंटा बिल्कुल भी मत देखो कि मैं 12 घंटा पढ़ रहा हूँ, मैं 13 घंटा पढ़ रहा हूँ। आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो टारगेट मेरे हाथ में है, जो मुझे आज कंप्लीट करना है, उसको मैं कंप्लीट करके ही उठूँ। चाहे उसको पढ़ने में मुझे 9 घंटा लगे या फिर उसको कंप्लीट करने में मुझे 16 घंटा लगे। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो टास्क आप हाथ में ले रहे हो उसको आपको उसी दिन कंप्लीट करना है। बिकॉज़ आपके पास 1 साल 2 साल नहीं है कि आप आज का बैकलॉग कल डाल दोगे। आप आज जो बैकलॉग क्रिएट करोगे वो अल्टीमेटली आपके एग्ज़ाम पे रिफ्लेक्ट करेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा। दैट इज़ वाई जो टारगेट आप आज बनाओगे उसको किसी भी हालत में पूरा रज के कंप्लीट करना ही है। 35 दिन को अगर हम घंटे के टर्म्स में डिवाइड करते हैं तो मान लो कि 12 घंटा पढ़ रहे हो, ऑन एवरेज 12 घंटा हम ले लेते हैं, तो कितना हुआ? 35 दूनी 70 और 35 420 घंटा हुआ। 420 घंटा आपके हाथ में है। किसी के लिए 420 घंटा होगा, किसी के लिए 500 घंटा होगा। बस यहाँ पे अब ये डिपेंड करता है कि आप अपना कितना एफर्ट दे सकते हो। बहुत मेहनतों के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद आपको एक फ़ाइनल डेट मिला है 22 तारीख। एंड आई होप कि 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। जितनी भी प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई हैं। एक शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है और उसी हिसाब से आपको प्लान करना है ना। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आपके 30 दिन का प्लान क्या होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा चेंज उसमें नहीं आएगा। बस क्या होगा, जो रिवीजन का डेट है ना, नंबर ऑफ़ रिवीजन्स आपके बढ़ जाएंगे। पहले हम सिर्फ 2 रिवीजन्स कर रहे थे, बट अब हम क्या करेंगे कि 3 रिवीजन्स करेंगे। एंड जो हमने बात की थी रिवीजन का जो तरीका होगा वो आपका सेम ही रहेगा। चाहे आप एक्टिव रिकॉल की बात करो, स्पेस्ड रेपिटिशन की बात करो, या फिर फ्लैश कार्ड मेथड्स की बात करो। ये मेथड क्या है क्या नहीं है मैंने लास्ट वीडियो में बात की है, बट जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। देखो, जो एक्टिव रिकॉल है इसका मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ को एक्टिवली पढ़ोगे। मान लो आपने पॉलिटी स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक है, और आप पॉलिटी का पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहे हो, तो पढ़ने का 2 तरीका हुआ। एक तरीका तो ये हुआ कि आप बुक उठाए और फर्स्ट पेज से, फर्स्ट लाइन से आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए देख देख के कि लोकसभा का ये प्रावधान है, राज्यसभा में ये चीज़ें आती हैं।
एमपी को ऐसे इलेक्ट किया जाता है, स्पीकर को ऐसे इलेक्ट किया जाता है, इसका ये पावर है, उसका वो पावर है। एक तरीका तो ये हो गया कि आप सिंपल रीडिंग कर रहे हो। जो दूसरा तरीका हुआ, जो इनफैक्ट मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का या फिर कोई भी फैक्ट याद करने का, वो है एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रीडिंग। इसमें आप बुक को नहीं देखोगे, इसमें आप क्या करोगे कि मान लो आपको पार्लियामेंट पढ़ना है, आपको पार्लियामेंट में लोकसभा पढ़ना है, तो आपने लोकसभा का चैप्टर खोला, लोकसभा का पेज खोला, उस पेज को सामने रख के आप अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ सोचो कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं और कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। मैंने एक्टिव रिकॉल के लिए इनफैक्ट यूपीएससी वालों को एक एक्टिव रिकॉलिंग शीट दी है। अगर आप चाहते हो तो वो शीट मैं यूपी पीसीएस वालों के लिए भी अपलोड कर दूंगा। लेट मी शो यू। ये देखो आपका लक्ष्मीकांत का ये एक्टिव रिकॉल शीट हो गया। अब एक्टिव रिकॉल होता क्या है, यहाँ से आप समझ सकते हो। मान लो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ कि आप बुक में पढ़ो, आप क्या करोगे कि आप यहाँ से चीज़ों को पढ़ोगे। एक बार आप बुक उठाकर चीज़ों को रिवाइज़ कर लो, उसके बाद दूसरी बार जब आपको रिवाइज़ करना होगा तो आप यहाँ से पढ़ोगे। क्योंकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम में चीज़ें आप करोगे, एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में कोई चीज़ हम रिकॉल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन होता है, हमारे पास ऑप्शंस होता है और फिर हम ये सोचते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। जो एक्सरसाइज आप एग्ज़ाम में करोगे उसी एक्सरसाइज को आप एग्ज़ाम से पहले परफॉर्म करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये ट्रू और फॉल्स, फंडामेंटल राइट्स ऑपरेट एज अ लिमिटेशंस ऑन टेरेनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ लेजिस्लेचर। ये ट्रू है कि फॉल्स है, आपको बताना है। इसके बाद व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इज़ देयर एनी क्वालिफिकेशन टू इट। तो यहाँ पे आप क्या रिवाइज़ करोगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसी तरह जो चीज़ें आप पढ़ते हो उसको एक्टिवली रिकॉल आपको करना है, ताकि एग्ज़ाम में ये जो याद करने का प्रोसेस है ना वो इजी हो जाए ना। देखो, आपको लक्ष्मीकांत में सब कुछ नहीं पढ़ना है, इनफैक्ट पॉलिटी में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। जब आप यूपी पीसीएस को देखोगे तो यूपी पीसीएस में कुछ सेलेक्टेड थीम्स ही आते हैं, जैसे आपका पार्लियामेंट हो गया, आपका प्रेसिडेंट हो गया, मतलब एग्जीक्यूटिव हो गया आपका। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जिनसे यूपी पीसीएस बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो उनको रिवाइज़ करने के लिए आप ये पीडीएफ शीट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम मान लो अमेंडमेंट्स पे गए, तो इसको आप रिवाइज़ कर लो। एक बार आप अमेंडमेंट्स का चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद ये 9 क्वेश्चन रिवाइज़ कर लेना। उसी तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम का चैप्टर आप पढ़ लेना, ये फिर रिवाइज़ कर लेना। उसी तरह मान लो आप यहाँ पे आओ, ये आपका प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट को एक बार पढ़ लेना आप किसी भी बुक से, चाहे लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो या फिर आप घटना चक्र से पढ़ रहे हो, वहाँ से पढ़ने के बाद यहाँ से एक बार आप रिवाइज़ कर लेना। तो इस तरह आपको रिवीजन करना है थ्रू एक्टिव रिकॉलिंग, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं तो स्पेस्ड रिपीटेशन क्या होता है ना। देखो, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, जब हम उसको पढ़ते हैं, जिस दिन उसको पढ़ते हैं, तो हमारी मेमोरी में वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। बट जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारे मेमोरी से फेड अवे होती जाती है। मतलब अगर आप इसका एक ग्राफ बनाओ तो कोई चीज़ हम जब पढ़ते हैं तो हमको इतना याद रहता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होते जाता है। बट जब भी हम कोई चीज़ रिवाइज़ करते हैं तो जो ये कर्व होता है ना, इसका स्टीपनेस और कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो यहाँ पे आपने पढ़ा ये डे 1 है, फिर डे 2 को जब आप रिवाइज़ करोगे तो यहाँ नहीं रहेगा, ये कर्व यहाँ पे उठ के आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनने लगेगा। सो जो आपके भूलने की प्रवृत्ति रहेगी, जो आपके भूलने का टाइम पीरियड रहेगा, वो धीरे धीरे कम होते रहेगा। इसीलिए जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ो, जितना इम्पोर्टेंट पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको रिवाइज़ करना। पीरियोडिक टाइम पे, पीरियोडिक इंटरवल पे आपको रिवाइज़ करना होगा, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। इसी को देखते हुए जो हम टाइम टेबल बनाए हैं अगले 35 दिन का, उसको मैंने इसी हिसाब से सेट किया है कि कुछ चीज़ें आप पढ़ो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा तो 2 दिन बाद आप यहाँ पे पॉलिटी को रिवाइज़ कर लो। आपने यहाँ साइंस पढ़ा तो 2 दिन बाद आप यहाँ पे साइंस को रिवाइज़ कर लो। आपने ज्योग्राफी पढ़ा तो 2-3 दिन बाद आपने ज्योग्राफी को रिवाइज़ कर लिया। इससे ये फ़ायदा होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। नहीं तो क्या होगा कि मान लो आपने यहाँ पे 16 तारीख को पॉलिटी पढ़ लिया, अब 16 तारीख को पढ़ने के बाद डायरेक्टली आप इसको 1 महीने बाद पढ़ोगे, अगले 12 तारीख को पढ़ोगे, 12 दिसंबर को पढ़ोगे, अगले 10 दिसंबर को पढ़ोगे, तो जो ये 20-25 दिन का गैप आ जाता है ना, इससे आप फिर बैक टू स्क्वायर 1 आ जाते हो। जितना मेहनत, जितना टाइम आपको पहले दिन लगा होगा रिवाइज़ करने में, उतना ही टाइम आपको 20 दिन बाद भी लगेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा स्टार्टिंग में 3-4 दिन दे के। इसलिए क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो भले ही हम उसको टाइम दें, बट कुछ दिन बाद उसको रिवाइज़ कर लेंगे तो धीरे धीरे जो रिवीजन का टाइम होता है ना, रिवीजन का इंटरवल होता है ना, वो कम होते जाता है।
पहले दिन आपको 3 दिन लगेगा रिवाइज़ करने में, दूसरे दिन 1 दिन लगेगा, तीसरे दिन 8 घंटा लगेगा, चौथे दिन आपको 2 घंटा लगेगा। सो ये चीज़ें आपको रिवाइज़ इसी तरह करनी है, तभी आपके जहन में चीज़ें बैठेंगी और तभी आप एग्ज़ाम में करेक्ट आंसर टिक कर पाओगे। और यही रिवीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज होते हैं। हम एग्ज़ाम में 4 में से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लेते हैं, बट बचे हुए 2 ऑप्शन में सही कौन सा होगा वहाँ कन्फ्यूज़न होती है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब भी 2 ऑप्शन हमारा बचता है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, तो एक ना एक चूज़ करना होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 50% हो जाता है। बट यहीं पे काफ़ी लोग ना गलत चूज़ कर लेते हैं, कन्फ्यूज़न की वजह से, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। इसीलिए इस शेड्यूल में मैंने, जो यहाँ पे हमने बात की है ना, स्पेस्ड रेपिटेशन, स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद चीज़ों को रिवाइज़ करना। तो ये शेड्यूल उसी तरह प्रिपेयर किया गया है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको रिवीजन का शेड्यूल जो है मिलता रहे। एंड अल्टीमेटली इन 35 दिनों में हम 3 बार रिवाइज़ करेंगे। एक बार तो आपका पूरा रिवीजन होगा, उसके बाद लास्ट के 2 हफ्तों में हम 2 बार रिवाइज़ करेंगे कंप्लीट सिलेबस को। गॉट इट। नाउ 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखना। पहली चीज़ ये है कि करंट अफेयर आपको पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि या तो आपको घटना चक्र पढ़ना है, या तो आपको मेरे वन लाइनर नोट्स पढ़ने हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको सी सेट पढ़ना है। काफ़ी लोग सी सेट को भी मिस कर देते हैं, बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि आप सी सेट बहुत आराम से क्वालिफाई कर लोगे, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, बट 1 या 2 मार्क्स से आपका सी सेट रुक जाता है। तो सी सेट को भी आपको ध्यान देना है। एंड चौथी चीज़ ये है कि जो भी आपका स्टैटिक पार्ट है, उसको आउटपुट टू इनपुट वाइज रिवाइज़ करना है। आउटपुट टू इनपुट वाइज मीन्स कि जिसका आउटपुट ज़्यादा है उसको पहले रिवाइज़ करना है, और जिसका आउटपुट कम है उसको बाद में रिवाइज़ करना है। तो इसी हिसाब से हमने इस टाइम टेबल को प्रिपेयर किया है। ये टाइम टेबल मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो पिन्ड कमेंट है वहाँ भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो ये PDF आप डाउनलोड कर लेना। वैसे PDF पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। स्टार्टिंग हम पॉलिटी से करेंगे, बिकॉज पॉलिटी का वेटेज भी ज़्यादा है, एंड पॉलिटी एक ईजी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट है। पॉलिटी के बाद हम साइंस करेंगे, साइंस के बाद ज्योग्राफी, फिर एनवायरनमेंट, बिकॉज ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में बहुत चीज़ें कॉमन आती हैं। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, इसके बाद इकोनॉमिक्स करेंगे। जब आप इकोनॉमिक्स करोगे तो मैंने पहले ही बता दिया कि इकोनॉमिक्स में 50% ऑफ द सिलेबस जो है वो आपका करंट अफेयर से ही हो जाएगा। बाकी जो स्टैंडर्ड 50% है वो आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे आर्थिकी से कर लो या फिर घटना चक्र से कर लो, कहीं से भी कर लो, ठीक। इसके बाद हम एंशिएंट मिडिवल करेंगे। नाउ मैंने आज मिडिवल की वन लाइनर भी अवेलेबल करा दी है, यू कैन सी हियर। तो जो भी टॉपिक्स है मैंने सबको कवर कर दिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि टॉपिक के बाद यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा माइंड मैप। सो आपने इसको पढ़ लिया है, उसके बाद क्या करोगे, आपकी माइंड मैप से चीज़ों को रिवाइज़ कर लोगे। क्योंकि क्या होता है कि लास्ट टाइम पे फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, खासकर एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में। तो माइंड मैप के थ्रू अगर आप रिवाइज़ करोगे तो लास्ट में बहुत ईजिली आपको रिटेन हो जाएगा। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, हम यूपी स्पेशल देंगे। यूपी स्पेशल मोस्टली आपका करंट अफेयर बेस्ड आता है, तो करंट अफेयर में आपकी चीज़ें ऑलरेडी कवर होती रहेंगी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से हमारा रिवीजन सेशन चलेगा। पहले 7 दिन तो हम हर एक सब्जेक्ट रिवाइज़ करेंगे, लाइक पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इको एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, बचे हुए 7 दिनों में स्टार्टिंग के 3 दिन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रायोरिटी टॉपिक्स रिवाइज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो उनको रिवाइज़ करेंगे। साइंस में जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज़ करेंगे। करंट अफेयर्स में जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं उनको रिवाइज़ करेंगे। और लास्ट के 3 दिन क्या करेंगे, जो भी वन लाइनर फैक्ट्स हो गए, वन लाइनर डेटा हो गए, उनको रिवाइज़ करेंगे। तो इस हिसाब से आपको टाइम टेबल को डिवाइड करना है, अपने आने वाले 35 दिन के हर एक एक दिन को शेड्यूल करना है। अब ये तो रहा आपका पूरा 35 दिन कैसा दिखेगा। नाउ एक पर्टिकुलर दिन आपका कैसा दिखेगा वो देख लो। तो दिन की शुरुआत आप किससे करोगे, करंट अफेयर से। और करंट अफेयर आप रोज़ पढ़ोगे, डेली आपका देखो यहाँ पे करंट अफेयर चल ही रहा है। क्योंकि करंट अफेयर ऐसा भी आप कर सकते हो कि एक हफ्ते पढ़ के पूरा कंप्लीट कर दो, वो तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। बट आपको डे टू डे बेसिस पे करंट अफेयर रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा, बिकॉज करंट अफेयर ही आपको बाकियों पे एज दिलाएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस सब करके आएंगे, बट जो करंट अफेयर पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे देगा ना, वो गेम जीत जाएगा। तो अभी वक्त है, बहुत वक्त है, आराम से आप करंट अफेयर कर सकते हो। और सिर्फ एक करंट अफेयर नहीं करना है, 2 करंट अफेयर करना है। एक ईयरली करना है आय दृष्टि, उसके अलावा कम से कम 7 महीने का कोई भी मंथली मैगजीन। ना ये आपका करंट अफेयर हो गया।
इसके बाद क्या करोगे, सुबह अपने पूरे दिन को 3 स्लॉट में डिवाइड कर दो। पहला मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का। आफ्टरनून में आप PYQs को प्रैक्टिस करो और बाकी टाइम पे आप सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे यहाँ पॉलिटी है तो पॉलिटी पढ़ो, साइंस है तो साइंस पढ़ो। जब आपका पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा तो क्या करोगे, उस दिन रात में आप एक टेस्ट सीरीज़ लगा देना, ये आपका सेक्शनल टेस्ट होगा। उसी तरह आपका जब साइंस ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट डे मतलब 22 तारीख को आप एक सेक्शनल टेस्ट लगाओगे। ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे। तो ऐसे करते करते आपका 7 सेक्शनल टेस्ट होगा। उसके बाद 3 आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे। नाउ टेस्ट सीरीज़ कौन सा लगाओ, इस पर काफ़ी डाउट आता है। देखो, इनफैक्ट मैं कहूँ तो मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज़ अच्छी नहीं है। UP PCS के लिए कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज़ है नहीं जो UP PCS के लेवल को मैच करे। या तो UP PCS के लेवल से बहुत नीचे होती है या तो वो UPSC लेवल की हो जाती है। बट फिर भी अगर आपको लगाना ही है तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप 150 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ टाइम मैनेज करने के लिए। क्वेश्चंस की क्वालिटी आप मत देखना, टेस्ट सीरीज़ में कितना मार्क्स आ रहा है कितना मार्क्स नहीं आ रहा है, ये प्रायोरिटी आपकी नहीं रहेगी। प्रायोरिटी सिर्फ आपकी ये रहेगी कि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करना है और टाइम मैनेज करने आ जाना चाहिए। इनफैक्ट आई वुड से कि UP PCS के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ जो है वो घटना चक्र ही है। आप घटना चक्र को ही एज अ टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो। मान लो आपने पॉलिटी कर लिया, पॉलिटी में आपने पार्लियामेंट कर लिया, तो पार्लियामेंट के चैप्टर्स को ही आप एज अ टेस्ट सीरीज़ लगा लो। पार्लियामेंट का चैप्टर उठाओ, एक OMR शीट उठाओ और स्टार्टिंग के 90-100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सो इस तरीके से आप घटना चक्र को ही एज अ टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर सकते हो। मैं एक वीडियो लाऊंगा पर्टिकुलर, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप घटना चक्र को एज अ टेस्ट सीरीज़ कैसे यूज़ करो। एंड ट्रस्ट मी, ये पूरा गेम चेंजर हो जाएगा। इससे आपका घटना चक्र भी रिवाइज हो जाएगा। प्लस जो टेस्ट सीरीज़ में एक प्रॉब्लम होती है ना कि टेस्ट सीरीज़ को हम समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन हमारा कैसा आ रहा है, या फिर टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है, तो वो चीज़ दूर हो जाएगा। बिकॉज आप आयोग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आयोग में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप जब उन्हीं को सॉल्व करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप होगा, प्लस आपका PYQs भी सॉल्व होगा, प्लस जो टाइम मैनेजमेंट का इशू है ना वो भी ख़त्म होगा। सो इस तरीके से आप घटना चक्र को एज अ टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर सकते हो। जब मैं इसकी फुल वीडियो लाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आप घटना चक्र को टेस्ट सीरीज़ कैसे यूज़ करो। तो ये आपके टेस्ट सीरीज़ का मामला हो गया। इसके बाद क्या करना है कि कम से कम 15 दिन आपको CSET को भी देना है। जिनका CSET वीक है वो थोड़ा और दिन बढ़ा सकते हैं, और जिनका स्ट्रॉन्ग है, जिनको लगता है कि बहुत ईजिली क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो 15 की जगह 10 दिन दे सकते हैं। सो ये रहा आपका पूरा प्लान। आने वाले 35 दिन आपको क्या करने हैं। ना बहुत से लोग मुझसे आय दृष्टि का ये माइंड मैप मांग रहे थे। यहाँ मैंने नेशनल करंट अफेयर को कवर किया है। मैं इसको अपलोड कर दूंगा, बट सिर्फ अपलोड करने से बहुत चीज़ आपको याद नहीं होगा। मैं क्या करूँगा कि सिर्फ क्लास ले लूँगा, एक बार हम क्लास ले लेंगे और उसके बाद मैं इसको अपलोड जब करूँगा तो बहुत आराम से आप हर चीज़ पढ़ सकोगे। और क्लास लेने से पहले मैं इसको अपलोड कर दूँगा, सो दैट जब मैं कोई क्लास लूँ, कोई चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ, कुछ आपको ऐड करना हो तो यहाँ पे आप आराम से उसको ऐड कर सको। तो 1-2 दिन में मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। कुछ माइनर वर्क बाकी है इसमें अभी, 2-3 आर्टिकल्स और हैं, उसको कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करके मैं इसको अपलोड कर दूँगा, देन इसकी मैं क्लास ले लूँगा। सो हमारा घटना चक्र का जो क्लास है वो ऐसे ही चलेगा। पहले हम क्या करेंगे कि जो मेरा माइंड मैप है उसको मैं अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पे। उसके बाद हम नेक्स्ट डे उसकी क्लास ले लेंगे। जब भी मैं क्लास लूँगा तो आप क्या करना कि ये माइंड मैप अपने साथ रखना, सो दैट कुछ वैल्यूडेशन पॉइंट हो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो आप इसमें यहाँ पे ऐड करते जाओ। गॉट इट। नाउ इसके साथ कुछ क्लासेस में पेपर सॉल्विंग टेक्निक पे भी लूँगा, PST। बिकॉज UP PCS हो या फिर UPSC हो, बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे होते हैं जो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ना आते हो, बट उनको आप अपने एप्टीट्यूड, अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। तो जो लोग UPSC के एग्ज़ाम दिए हुए हैं उनको तो काफ़ी कुछ आइडिया होगा, बट ऐसे लोग जो सिर्फ UP PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर इनफैक्ट जो लोग UPSC के एग्ज़ाम दिए हैं बट पहले कभी UP PCS का नहीं दिए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा इससे आइडिया मिलेगा कि कैसे आप UP PCS के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो। क्योंकि ये सारे टेक्निक्स अप्लाई करने से आप आराम से 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो। और आप समझ सकते हो जहाँ पे 0.1 0.2 मार्क्स की लड़ाई होती है, वहाँ पे 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा पाना मतलब आप बिल्कुल या तो खेल में आगे निकल गए या तो फिर पीछे छूट गए। सो सिर्फ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, पेपर को सॉल्व कैसे किया जाता है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
एंड दिस इज़ द रीज़न कि आप सुनते होगे ना कि किसी ने 150 स्कोर कर लिया यूपीपीसीएस में, किसी ने 160 स्कोर कर लिया। तो इसी तरीके से स्कोर करते हैं। सब कुछ आप रट के नहीं जा सकते हो, बहुत कुछ आपको पेपर के दिन पेपर को सॉल्व करते वक्त ही अप्लाई करना होगा। और ये सारे एप्टीट्यूड आपको पहले से ही डेवलप करने होंगे, तभी जाके आप एग्ज़ाम में इस चीज़ को अप्लाई कर पाओगे। इनफैक्ट आपने आर ओ का पेपर देखा होगा जो कैंसिल हो गया, जो पेपर लीक हो गया था। वहाँ पे भी बहुत जगह ये पेपर सॉल्विंग टेक्निक लग रहा था। और इनफैक्ट आई वुड से कि जो पहले के पैटर्न थे ना, उनसे कुछ चेंज होके आया था आर ओ का पैटर्न। और यही एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि जो आगे आने वाले पेपर का पैटर्न है वो भी कुछ बदलेगा। एंड दैट इज़ वाई हमको अपना अप्रोच भी उसी हिसाब से बदलना होगा। सो ये आपका पूरा प्लान रहा। एंड डोंट वरी, देखो बहुत आराम से आप क्वालिफाई कर लोगे। बस आप अपना 200% देने के लिए तैयार रहो। एंड आई नो कि आप दोगे। जो लोग इतना लड़ के अपना हक पाते हैं, अगर वो 200% नहीं देंगे तो और कौन देगा। एंड टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं हूँ ना, बहुत आराम से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी एट ऑल, सिर्फ आप अपना बेस्ट देना। तो चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।